आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर हम देंगे दस्तक उनमें शामिल है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और जमानत, मरियम नवाज का लहजा तल्ख क्यों हो गया, पीटीएम तहरीक में तेजी, नवाज शरीफ ने चुप क्यों साध ली, लेडी हेल्थ वर्कर्स का इस्लामाबाद धरना, मुज़ाकरात नाकाम क्यों हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी वज़रा का इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि हुकूमत किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, करप्शन केसेस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी, अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत भी जारी की हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए, आहनी हाथों से निपटा जाए। गुजरावाला जलसे के बाद हफ्ते के रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने टाइगर फोर्स की तकरीब से खिताब किया और अपोजिशन जमातों को हदफ तनकीद बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से चंद सवालात किए, जिनके जवाब मरियम नवाज ने इतवार के रोज कराची के जलसे में दिए। इमरान खान साहब ने टाइगर आप करते हुए क्या कहा और फिर मरियम बीबी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाता है। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था। जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं। वो मुझे कहा कि ये बच्ची है लेकिन नानी है। आपने उस रिश्ते की तस्दीक की। मैं अगर इस पे आपको निशाना बनाना चाहूं तो मेरे पास ऐसी बातें हैं कि शायद मेरी जबान भी जेब ना दे वो बात करने की। मैं नहीं करूंगी। मरियम नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर और दीगर लीगी क़यादत शहर कायद में 31 घंटे गुजारने के बाद लाहौर पहुंच गए हैं। कराची में लीगी क़यादत की मौजूदगी, मरियम नवाज का जलसे से खिताब और फिर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी आज सारा दिन मौजूए बहस रही। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर गुज़श्ता 31 घंटों के दौरान मुसलसल वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करते रहे। जो ही शहर कायद में उतरे, मज़ार कायद पर हाजिरी दी और उन्होंने मज़ार के अहाते में नारेबाजी की। इसी तरह आज भी दिन भर मुख्तलिफ मौके पर वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करते रहे, जबकि कराची से लाहौर रवानगी के वक्त वो तैयारे में भी वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद कर रहे थे। सब कैप्टन सफदर क्या करते रहे, इस तमाम तर असना के दौरान उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, गुज़श्ता रोज कैप्टन सफदर की नारेबाजी पर हुकूमत की जानिब से शदीद तनकीद की गई। बादअज़ा इस हवाले से मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत 200 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया, उन्हें सिटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 1 लाख रुपए के हिफाजती मचलकों के एवज जमानत पर रिहा कर दिया गया। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और फिर जमानत के दरमियान मुल्की सियासत में खूब गर्मा गर्मी देखी गई। मरियम नवाज ने ट्वीट करके अलसुब शौहर की गिरफ्तारी की तस्दीक की। बादअज़ा पीडीएम क़यादत के हमरा उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने चैलेंज दिया कि ब्लैकमेल करने की बजाय हिम्मत है जो गिरफ्तार करें। मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे। अब इन हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। हरकतें उसी वक्त हुआ करती हैं। चींटी के जब मरने और हलाक होने का वक्त आता है तो उसके पर निकल आते हैं, और इन चींटियों के पर निकल आए हैं तो अंदाजा लगाएं कि मजीद अब उनकी जिंदगी के कितने लम्हात बाकी हैं। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठूं, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मखलूक चेहरा। उधर वफाकी हुकूमत ने मरियम नवाज और पीडीएम क़यादत के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने दावा किया कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का हुक्म वजीर आला ने दिया। फवाद चौधरी बोले कि सिंध पुलिस ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके कानून के एहतराम का बयानिया दिया है। इसी तरह शहजाद अकबर ने इल्जाम आयद किया कि मरियम साहिबा, या तो आपने अपने शौहर को पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार कराया है या फिर आप और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना था कि मुकदमा किसने दर्ज कराया, इससे ज्यादा अहम यह है कि इल्जाम क्या है। शिबली फराज और फयाजुल हसन चौहान सूबाई वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे थे इस तमाम तर मामले के ऊपर, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। ये सियासी
एक्ट नहीं है, ये बेहुर्मती है मज़ार कायद की, ये बेतौकीरी है मज़ार कायद की, और ये मज़ार कायद की नहीं, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, मेरे और आपके बाइज्दाद की बेतौकीरी है। इस बेगम सफदर अवान और इसके इस 2500 रियाल के ऊपर ज़र खरीद और किराए के ऊपर जो इसका खावन कैप्टन सफदर है, इसने सबकी तस्दीक की है। इस बात को भूल जाएंगे किसने गिरफ्तार किया है। आप जुर्म देखें, जुर्म अगर आपके सामने अगर है तो फिर आप कायद आज़म के मज़ार को भी कल बना दें उधर जाके, तो जो कल एक जो भी उधर वो हैं कल उधर शुरू हो जाएं। ये तो हमारे मुल्क का वक़ार है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बानी पाकिस्तान का मकबरा है, इसको आप किस तरह से इसकी तौहीन कर सकते हैं। कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया था। मज़ार कायद एक्ट के तहत बानी पाकिस्तान के मज़ार का 61 एकड़ रकबा जिस पर मज़ार तामीर है, इसको तारीखी इमारत करार दिया गया है। इसके अलावा मज़ार के इर्द गिर्द 71 एकड़ ज़मीन को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस कानून की शक नंबर 6 के तहत मज़ार कायद के अहाते के अंदर और इसके 10 फीट बाहर तक अवामी मुजाहरे और हर तरह की सियासी सरगर्मी बना है, और ऐसा जुर्म है जिस पर जुर्माने के अलावा जेल की सजा भी मुकर्रर है। इस कानून के तहत मज़ार के अहाते में हथियार लेकर आना भी मना है। कानून की शक नंबर 8 के तहत कोई शख्स ऐसा इकदाम नहीं करेगा जिससे मज़ार का तकद्दुस पामाल हो। कानून की शक नंबर 9 के तहत मज़ार को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना काबिल ताज़ीर जुर्म है। इस कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल जेल और जुर्माने की सजा मुकर्रर की गई है। अब यकीनन मज़ार कायद के तकद्दुस का ख्याल रखना हर पाकिस्तानी पर फर्ज है, लेकिन कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के बाद सवाल पैदा हो रहा है। सवाल तो यह है कि क्या लीगी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा वाकई इस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है? क्या कैप्टन सफदर ने मज़ार के तकद्दुस को वाकई पामाल किया? इस हवाले से सदर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने भी चंद सवालात उठाए हैं। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो भी आपके सामने रखता है। कहते हैं कि मज़ार कायद के ऊपर हुल्लड़बाजी की है। हम आपको दिखा सकते हैं वो क्लिप जब पीटीआई के कारकुन इसी मज़ार कायद के ऊपर हुल्लड़बाजी करते नजर आते हैं। वहाँ उनको इस मज़ार की हुर्मत नजर नहीं आई। जब पीटीआई के लोगों ने मस्जिद नबवी में नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए, हाँ, अल्लाह का हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ भी ऊंची नहीं करनी, वरना तमाम जिंदगी के आमाल सालिहा गारत हो जाएंगे। मस्जिद हराम में नारे लगाए गए, तुम्हें न मस्जिद हराम की हुर्मत, तुम्हारे यहाँ न मस्जिद नबवी की हुर्मत, तुम्हारे यहाँ न मज़ार कायद की हुर्मत, और आज तुमने सिर्फ एक घिनौने अमल के लिए जवाब पैदा करने की कोशिश की। मज़ार कायद जहाँ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना आसूदा खाक हैं, जिसके बायस साहिलों का शहर कराची शहर कायद कहलाता है। मज़ार कायद दर हकीकत पाकिस्तान के तकद्दुस की अलामत है, हुर्मत का निशान है, मोहब्बत की निशानी है, कायद से कौम की अकीदत का नमूना भी है। लेकिन इसी मज़ार कायद के अहाते में डांसर्स की वीडियोस, टिकटॉकर्स की हरकत और कई काबिल एतराज़ मनाजिर फिल्म बंद हो चुके हैं। हुकूमती बयानात और जवाबी इल्ज़ामात की बजाय हम आपको बताते हैं कि कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला शख्स कौन है। लीगी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा वकास अहमद खान नामी शहरी ने दर्ज कराया है। वकास अहमद तहरीक इंसाफ सिंध के अहम रहनुमा हलीम आदिल शेख का भांजा और उनका कोऑर्डिनेटर है, जबकि वकास अहमद के खिलाफ पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस के मुताबिक वकास अहमद दीगर के खिलाफ 25 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी मौजूद है। पुलिस का यह कहना है कि ऐसराबाद में जमीनों पर नाजायज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की थी और यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई थी, जिस पर मुल्जिमान ने मज़ाहमत की थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा जेर समात है। वकास अहमद मुकदमे में अदालत से मफरूर है, जबकि मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान ने अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत ऑपोजिशन के गिर्द घेरा तंग कर रही है? मरियम नवाज ने हुकूमत को गिरफ्तारी का चैलेंज दिया है या हुकूमत के चैलेंज कबूल करेगी? ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे पर सूबाई और वफाकी हुकूमत वजाहतें क्यों दे रही है? मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल फर्द के जरिए दरखास्त देकर पीटीआई क़यादत ने केस को खराब किया। तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आपके वक्त के लिए। हमने देखा कि आपकी कोशिशों से कैप्टन सफदर और उनके साथियों के खिलाफ FIR का इंदराज मुमकिन हो सका, लेकिन इस पर लीगी रहनुमा ये कहते हैं कि कहाँ मज़ार कायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है जिस पर आपने FIR का इंदराज कराया सर, और फिर कैप्टन सफदर गिरफ्तार भी हो गए। मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ आपके टीवी चैनल्स ने अभी तक सब चल दिखा रहे हैं कि कल वहाँ हुआ क्या है। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये ग्रिल तोड़ के जहाँ सिर्फ मौलवी साहब जाते हैं
उसके अंदर ये क्या दाखिल नहीं हुए? आप जवाब दे दीजिए। क्या इन्होंने अंदर जाकर कब्र के ऊपर चढ़ के नारेबाजी नहीं की? क्या वो अलाउ है? क्या कब्र की इस अंदाज में बेहुरमती नहीं हुई कि जहाँ सिर्फ फातिहा खानी अलाउ हो, कुल शरीफ पढ़ना अलाउ हो, दुआ करना अलाउ हो, उसके अंदर जाकर जिस अंदाज से इन्होंने नारे वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, वहाँ को वोट लेने जा रहा था। अगर इस सब कुछ को देखने के बाद भी अगर कोई कहता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर इन अकल के अंधों को हम कुछ नहीं। अच्छा, अली बादल शेख साहब वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो जो नारा है, ये तो असल में कायद का विजन है। जिस विजन की बात वो वहां पर कर रहे थे, वोट को इज्जत दो का नारा कोई बेहुरमती तो नहीं है ना? वो ये जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पेश कर रही है। वो इनका नारा नहीं, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता, उसकी जगह वो नहीं है। जब ये बाहर होते हैं तो नोट को इज्जत देते हैं, जब हुकूमत में होते हैं नोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो। असल इनका नारा नोट को इज्जत दो है। अब लेकिन अली बादल शेख साहब आप ये कह रहे हैं कि वो वहां पर जिस अंदाज में पहुंचे और जो नारेबाजी की गई, अगर थोड़ा सा इसका रिकैप लिया जाए और माजी में जाकर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वहां पर पहुंचे, कारकुनान मौजूद थे, चैंटिंग होती रही, नारेबाजी होती रही, वहां पर भी धक्कम पेल होती रही। क्या उस वक्त मज़ार कायद का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं हुआ था अली बादल शेख साहब? देखिए, ना उस वक्त ये जाली क्रॉस की गई थी, ना कब्र के ऊपर चढ़ा गया था, ना वो नारे खान साहब ने खुद लगाए थे। वो भी गलत था, नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद तंबीह भी की गई थी उन कारकुनों की, और उस वक्त अगर कोई चाहता तो बेशक चला जाता, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई नारा नहीं लगाया था। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मस्जिद नबवी के अंदर जिस तरह नारेबाजी की जाती रही, मस्जिद हराम के अंदर जिस तरह तकद्दुस को पामाल किया जाता रहा, क्या वो ठीक है? हलीम आदिल शेख साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा लग रहा है वोट को इज्जत दो का नारा? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज तक कोई सच्ची बात की है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज तक कोई सच बोला है? नहीं, लेकिन शेख साहब जिस तरह इस वाक़े की फुटेज मौजूद है, उसी तरह जो मौलाना कह रहे हैं उसकी फुटेज भी मौजूद है, वो एविडेंस भी सबके सामने है। सर, बात यह है कि ये बताएं कि हमने क्या किया, इमरान खान साहब ने क्या किया। इमरान खान साहब ने कहा नारा लगाया, किसी लीडरशिप ने कहा नारा लगाया, रात चलते में अगर किसी 8वें बंदे ने नारा लगा दिया तो उसका इलाज हम तो नहीं पकड़ते, उसको सबको पकड़ना चाहिए था। हमें बताएंगे किसी जिम्मेदार ने नारा लगाया। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि वहां पर बेसिकली कारकुनान नारे लगा रहे थे, इंस्टिगेट होता है, वहां माहौल जब बन जाता है, कारकुनान नारेबाजी करते हैं तो फिर हो जाता है सर, उसमें तो फिर जज्बात में होता है ना, ये जब हो जाता है तो फिर ये भी हो जाता है। क्या मैं लाजिम बात है कि वहाँ तो इन्होंने, जब हमारे एक वर्कर ने, हमारे एक साथी ने उनको रोकने की कोशिश की तो उसको उन्होंने धमकियाँ दी, उसको धक्के दिए, उसको जान से मारने की धमकियाँ दी, जिसके ऊपर FIR कटी है। फिर नहीं, लेकिन वोट को इज्जत दो का नारा लगाना जिस पर बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात है, वो कहते हैं कि ये कहाँ तकद्दुस और बेहुरमती है ना सर? वोट को इज्जत दो का नारा लगाएं, 20 दफ़ा लगाएं, उसके बाद जलसे में जाकर लगा लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपसे मुझे अफसोस हो रहा है कि आप अगर इसको जायज़ करार दे रहे हैं। नहीं, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन में आपके सामने रखा हूं, शेख साहब। छोड़ दो, अरे भाई आप भी छोड़ देना ज़रा। आप कहते हैं कि नारा कोई वर्जन नहीं है, बात है कि आप छोड़ दें। एक कायदे आज़म को आप लोग माफ़ नहीं कर सकते? ये सवाल तो मेरा आपसे भी है शेख साहब, ये सवाल तो मेरा आपसे भी है शेख साहब, कि जिस तरह मज़ार कायद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा पहुंचे, वो भी जायज़ नहीं होना चाहिए? फिर उस पर भी FIR का इंदराज होना चाहिए? वो ग्रिल होनी चाहिए थी, ज़रूर कटवा दीजिए, उसको कटवानी चाहिए थी। क्या उस वक्त कोई ग्रिल तोड़ के अंदर गया? क्या किसी लीडरशिप ने नारे लगाए? बता दीजिए, किसी ने नहीं लगाए। बात ये फ़र्क ये है कि खुद मंजर नवाज साहिबा मौजूद थी, उन्होंने रोका नहीं। वो कब्र क्या, इधर कौन गया इस ग्रिल के अंदर? आप ही जानते हैं, यहाँ कोई नहीं जाता। अच्छा शेख साहब, जो मुद्दई मुकदमा है वकास अहमद खान, बताया जा रहा है कि आपके भांजे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर हैं, और वो भी रिकॉर्ड याफ्ता है, उन पर भी कुछ केसेस चल रहे हैं, ये क्या मामला है सर? वकास अहमद खान मेरे भांजे हैं, मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे तहरीक इंसाफ के टाइगर हैं, उन पे मुकदमात नहीं चल रहे। आज ही शुक्रिया है मरीम नवाज का कि उन्होंने बता दिया। ये मेरी और सिंध गवर्नमेंट की लव स्टोरी तो चलती रहती है। पिछले साल का कोई पुराने मुकदमे में उन्होंने नाम डाल के उसको आज पता चला कि उसको चालान किया हुआ था। कोई एक मुकदमा है जिसमें कोई 150-200 लोग उसमें नॉमिनेटेड हैं और 2000 लोगों को उसमें रखा हुआ है कि जी एक जलाओ, घेराओ, पुलिस पे घेराओ। एक वहाँ बहुत बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था एहसानाबाद में, पुलिस और इलाके के मक्कीनों का, मेरे हल्के के लोगों का आपस में, पुलिस गई थी एक ज़मीन कब्जा करा के किसी को देने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि आपकी और सिंध गवर्नमेंट की लव स्टोरी चल रही है, इसका मतलब है कि लव स्टोरी और आपकी और सिंध गवर्नमेंट की है। जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी है उसके पीछे तो फिर सिंध हुकूमत नहीं है ना, फिर ये तो तय हो गया।
मैं समझता हूँ कि आज जो गिरफ्तारी हुई वो मोबाइल किसकी थी? आपकी थी, पंजाब गवर्नमेंट की थी, एफसी की थी, रेंजर्स की थी, फौज की थी, किसकी थी? लेकिन सिंध हुकूमत जो वर्जन पेश कर रही है सर, उसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है, उसमें कितनी जान दिखाई देती है आपको? आपको लगता है कि सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह साहब के अहकामात पर ही हुआ है? ऐसा होगा, उसने ये कह दिया, उसने वो नहीं, हमने FIR कटवाई है, हम ऑन करते हैं उसको। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के दिल में दर्द था, हम ऑन कर रहे हैं उसको। हम कौन कह रहे हैं कि हमने FIR नहीं कटाई? उसके बाद कानून हरकत में आता है, पुलिस को हर जो मुलजिम होता है उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना होता है। पुलिस ने वो काम किया, इसमें क्यों नहीं किया? मतलब फिर ये तो नहीं है बावजूद इसके कि आपकी और सिंध हुकूमत की लव स्टोरी है, आप FIR का इंदराज करते हैं और उसके ऊपर क्विक एक्शन होता है मुराद अली शाह साहब की तरफ से, फिर ऐसा हुआ है सर? बात यह कि इतना बड़ा इशू था, सिंध गवर्नमेंट ने सोचा होगा, सिंध पुलिस ने सोचा होगा कि ये हमें खुद करना चाहिए था। ये तो सिंध पुलिस को सरकार की मुद्दत में मुकदमा करके इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था। जब इन्होंने नहीं किया तो शायद थोड़ा एहसास हो गया हो पुलिस को, अफसरान को, कि ये गलत हुआ है बाबा के कौम के मज़ार के ऊपर। उसके ऊपर उन्होंने एक्शन ले लिया है और मेरे गेंद में तो कोई एक्शन नहीं ले सकता। मुझे तो सिंध गवर्नमेंट का बस चले तो अंदर ही रखे है जेल में। यानी पुलिस ने जो एक्शन लिया वो अपनी मर्जी से लिया है, सिंध हुकूमत के कहने पर नहीं लिया, ये कह रहे हैं आप? नहीं, सिंध हुकूमत की लाजिम बात है कि सिंध गवर्नमेंट और पुलिस एक ही है। वो किसने किसको कहा, किसने नहीं कहा, हमें क्या पता। हमें जानते हैं कि पुलिस मोबाइल में था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की पकड़ के ले आई, अल्लाह खैर सल्लाह, और क्या पता हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी, जो इस तमाम तर वाक़े के दौरान वहाँ पर मौजूद थे, कैप्टन सफदर और मरीम नवाज के हमरा वहाँ गए थे, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक क्योंकि खुद शहर कायद से है, आप 12 मज़ार कायद पर गए होंगे, हाजिरी दी होगी, और आप इस वीडियो में भी देखे जा सकते हैं जिसमें कैप्टन सफदर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो आपने भी कैप्टन साहब को समझाया नहीं कि मज़ार कायद की कोई तकदीस है, उसकी हुर्मत को पामाल ना करे, यहाँ पर नारेबाजी ना करे, बाहर चले जाएं, 10 फीट के डिस्टेंस से बाहर जाके जो कुछ करना है कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो नारे लगे थे ये मज़ार के बाहर से लग रहे थे, जिसे रिपीट कर रहे थे कैप्टन सफदर साहब। ठीक है, आपको पता है कारकुन जब मज़ार कायद पे जाते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, शहीद मिल्लत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, ये कोई रिमोट कंट्रोल तो नहीं होता है ना कि। और फिर उन्होंने क्या नारे लगाए? उन्होंने कायद आज़म, उन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की, और इसी वोट को जब हाशमी साहब जो फुटेज इस वक्त मेरे सामने है और मेरा ख्याल है कि सभी देख रहे हैं, उसमें मज़ार कायद के बाहर तो नहीं खड़े हुए कैप्टन साहब, वो तो लहद के बिल्कुल करीब खड़े हुए उस अहाते के अंदर मौजूद है, जहां पर कारकुनान भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पॉलिटिकल प्रोसेशन चल रहा है। सर, अरे अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो मुझे मेरी बात को कंप्लीट हो लेने दे जनाब। तो वहां पे हमने क्या नारा लगाया? हमने क्या कहा? नवाज शरीफ जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान वोट को इज्जत दे के बना था। हमने कहा वोट को इज्जत दो, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। क्या मोहतरमा फातिमा जिना मादरे मिल्लत नहीं है? क्या उनको जिंदाबाद ना कहें? क्या कायद आज़म जिंदाबाद ना कहें? इसमें हमने कौन सी ऐसी गुनाह कर दी उन्होंने? आयुष साहब, मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि बानियाने पाकिस्तान की लहद पर खड़े होकर फातेह खानी कीजिए, उनको इस तरह ट्रिब्यूट पेश किया जा सकता है? क्या वहां पर कोई जलसा किया जा सकता है? हाथे के अंदर कोई सियासी नारे लगाए जा सकते हैं? सर, वहां पे फातेह खानी की गई, और जब सियासी कारकुन होते हैं, एक प्रोसेस से निकल के आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा काम जो करते हैं वो नारे ही लगाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई जुर्म नहीं हुआ। और कौन FIR काट रहा है? FIR काटने का वो मजाज और झूठे FIR अगर आप काट रहे हैं कि कत्ल की धमकी दी है, किसने देखा कि हाथ से पिस्टल किसके पास है? ये बाद में एक धमकी, एक सियासी स्टंट है, तंग करना था, PDM को तकसीम करना था, और कुछ नहीं। आपको नहीं लगता खिलाफ वर्जी हुई है? वैसे निहाल हाशमी साहब, आप काफी मोहतात लग रहे थे उस वीडियो के अंदर भी। आपने ना तो नारों का जवाब दिया है, ना ही आप कारकुनान को नारे लगाने के लिए उकसा रहे थे। आप काफी मोहतात थे, यूं लग रहा था कि आप कैप्टन साहब को कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं कि यहाँ ना कीजिए, बाहर जाके कर लीजिएगा। देखिए, मोहतात और गैर मोहतात का नहीं, मज़ार कायद पे इससे पहले भी बहुत बार नारे लगते रहे हैं। उस मज़ार कायद पे एक बार पुलिस फायरिंग से लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं उसी अहाते के करीब। तो ये एक फादर ऑफ नेशन की जगह है, इसमें लोग अपने अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। बट सर, टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट। दो गलत मिलकर तो सही नहीं बना सकते ना सर। अगर वो था उस वक्त तो वो गलत था, अगर आज है तो ये भी गलत है, ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। देखिए, गलत और सही की बात नहीं, वो तो वक्त फैसला करता है कि गलत। देखिए, सियासी कारकुन बाबा कौम के मज़ार पे जाकर के पहले तिलावत करता है और फिर
कायदम जिंदाबाद करता है, मादर मिल्लत जिंदाबाद करता है। नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत है, वफाकी हुकूमत की तरफ इशारा कर रहा। जी जी, वफाकी हुकूमत नहीं किया, उनके एमपीएज आए थे, उनके भतीजे ने कहा, जो मेरे ख्याल से वहां पे होगा भी नहीं। वो एक बहाना तलाश करते हैं, कोई भी बहाना। अगर आप तिलावत भी ऊंची आवाज में करेंगे तो वो कहेंगे आप तिलावत क्यों करें, आप अगर घर में नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है इस पे ही पाबंदी लगा देंगे, आप मस्जिद क्यों नहीं गए। तो वो घबराए हुए लोग हैं, वो घबरा गए हैं, तो घबराए हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या ऑपोजिशन जमातों में दरारें पड़ गई हैं। इस मामले को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त हुकूमत की जानिब से बार बार ऑपोजिशन इत्तेहाद में दरारों के दावे किए जा रहे हैं, जबकि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और जमानत के बाद एक बार फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान इख्तलाफात को हवा दी जा रही है। आज सदर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसे तमाम तर दावों की सख्ती से तरदीद की है। एक साजिश के तहत सूबा सिंध के कराची में ये हरकत की गई कि यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इस तरह पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाएगी। लेकिन किसी किस्म की मसलहत को रवा नहीं रखा गया हमारी तरफ से। और आज बिलावल भुट्टो साहब से भी बात हुई, आसिफ अली जरदारी साहब से मेरी खुद बात हुई, शाह साहब के साथ बात हुई। उन्होंने इस पर अपने अफसोस हत्ता कि अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे ने ऑपोजिशन इत्तेहाद में दरारों की खबरों को हवा दी है। ऑपोजिशन के बाबैन इख्तलाफात की वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या पीपल्स पार्टी को नून लीग के बयानिए से इख्तलाफात है? क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही है? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आज सुबह लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद से कई सवालात जन्म ले रहे हैं। पहला सवाल बड़ा सादा सा सवाल है कि शहर कायद से लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो गए, सिंध हुकूमत को कानो कान खबर ना हुई। दूसरी बात यह कि सिंध हुकूमत मजम्मत कर रही है, लेकिन हुकूमत के अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल और फिर प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत के अंदर इसकी मुखालिफत करते रहे। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है कायरा साहब? मुझे जहाँ तक ताल्लुक इस सारे वाक़े का है, इस पे बिलावल साहब ने भी शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माजरत की है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी माजरत की है और उन्होंने इस पे इंक्वायरी भी होल्ड की है कि ये हमारी गवर्नमेंट के इल्म में लाए बगैर किया गया है। जैसा कि सारा मुल्क जानता है कि जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर कराची में, वहाँ कई सारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत को बहुत दफ़ा इन मामलात में ओवरलैप कर दिया जाता है और उसकी बहुत सारी खबरें आपके पास भी हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, हमारे पास भी है और वो सारी कौम को भी पता है कि क्या हुआ, किस तरह ये केस दर्ज कराया गया, किस तरह गिरफ्तारी कराई गई। बिलाशुबा ये एक नामुनासिब वाक़या था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कायद के मिज़ार पे एहतराम कायद बहुत ज़रूरी था, लेकिन कारकुनों के जज्बात में बाज़ औक़ात बंदा बह जाता है। तो उन्होंने खुदा न खास्ता कोई कायद की शान में गुस्ताखी को मुल्क की शान में गुस्ताखी नहीं की। वो एक पॉलिटिकल स्लोगन है और वो भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम वाला स्लोगन है, लिहाजा वो स्लोगन वो भी नहीं लगना चाहिए, वो भी नहीं लगना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसके ऊपर यूं रात के देर गए उठा के जाके जिम्मेदारों को पर्चा दे के उनके होटल पे जाके रेड करना जैसे कोई दहशतगर्द है, जैसे कोई बंदा को फरार होने लगा है, खुदा न खास्ता कोई हीनियस क्राइम उसने कर लिया है, ये बेलेबल ऑफेंस है। यानी जहां एफआईआर के इंदराज के उनकी गिरफ्तारी पर आप मजम्मत कर रहे हैं, वहां ऐसा भी नहीं है कि वहां पर जो कुछ हुआ है या नारे बुलंद किए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करती है, ये आप कह रहे हैं। नंबर 2 सर, अब ये जो एफआईआर का इंदराज है, ये कह रहा हूँ जी कायरा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ ये वाकया नहीं होना चाहिए था। ये मुनासिब नहीं है कि मिज़ार कायद के ऊपर ये इस तरह का सियासी स्लोगन या नारेबाजी हो, इसीलिए ये कानून की जो है इस पे अमल दरामद किया गया। लेकिन इससे पहले पीटीआई जो आज खुद जाके पर्चा कराने वाली थी, इन्होंने खुद जाके वहाँ पे नारे लगाए थे, वो भी नामुनासिब था। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन कराया गया है और आफ्टरनून में तो बेल होनी थी क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस है सारे। सो बेल होने के बाद जिन लोगों ने ये सारा कुछ कराया किया धरा है, उनके लिए तो सिवाय सुबकी के और कुछ नहीं है। और कोई पॉलिटिकल फोर्स तो इस तरह नहीं सोचती, हमें तो चीज़ों का अदराक है कि क्या होता है। लिहाजा
ये बहरहाल इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रियासत के अंदर तमाम इदारों को अपना काम करना चाहिए। जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो अपना हुकूमत वो करें, जो एजेंसीज हैं, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी इदारे हैं, वो अपने अपने काम करें। ये उसका एक शाखसाना है उसी हमारी सोच का जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कारी साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बाद से, खासतौर पे गुजरावाला जलसे के बाद से, खुद को डिस्टेंस भी करना चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए से और उस स्टांस से जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिए हुए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो स्टांस सारी जमातों का मुश्तरका और मुतफिका है वो हमारे एलामिये के अंदर मौजूद है, और वो ये है जिस पे हमारा सबका इत्तेफाक राय है, और वो ये है कि इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, बगैर किसी इंटरवेंशन के इलेक्शंस होने चाहिए, और सियासी अमल के अंदर एजेंसीज की मदाखलत और इदारों की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। सबको आइन के तहत दिए गए दायराकार के अंदर अपना काम करना चाहिए। ये क्रक्स है, ये हमारी डिमांड है। आप उसके अंदर किसी के बयानिए में तलखी है तो मियां नवाज शरीफ साहब जो बातें माजी की कर रहे हैं या हाल की कर रहे हैं, रिसेंट पास्ट की, वो हकायक अपनी जगह दुरुस्त है, और वो उसको मरियम नवाज शरीफ ने कल भी कहा कि उनको रिबट करें अगर किसी के पास कोई सदाकत है, सिवाय गालियां देने के और तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कारी साहब, इस वक्त जो पिक्चर पेंट की जा रही है, वफाकी वज़रा कह रहे हैं, खासतौर पे शेख रशीद साहब का ये बयान है, वो कहते हैं कि नून लीग पर पाबंदी भी लग सकती है। तो आपको लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है और इसके इम्प्लीकेशंस दीगर जमातों के ऊपर भी आ सकते हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सियासी जमातों को खत्म नहीं किया जा सकता जब तक उनको अवाम की ताईद हासिल हो, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी, हमारे निशान छीने गए, हमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने दी गई, जाके अमरीत में क्या क्या तमाशे नहीं किए गए हमारे साथ। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इससे खत्म हुई? क्या मुस्लिम लीग इस तरह खत्म हो सकती है कि कोई ताकतवर चाहे कि जी मेरी क्योंकि ख्वाहिश की तकमील नहीं हुई, तामील नहीं हुई, और जो माजी का रवैया था मैं वही जारी रखूंगा, तो इसकी बुनियाद पे मैं किसी जमात को खत्म कर दूं? ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगा आपसे कि मीडिया के अंदर आप लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं, आपके अल्फाज जो हैं वो तलवार से ज्यादा वजन रखते हैं, वो गोली से ज्यादा वजन रखते हैं, वो किसी की जिंदगी बिगाड़ और बना सकते हैं। तो ये तासर की बात करना दुरुस्त नहीं है। जब तक पीपल्स पार्टी के किसी बंदे का कोई ऐसा बयान ना हो जिससे ये तासर वाजे हो, तब तक ये कहना कि जी तासर है, आसार मिल रहे हैं, फलां है, हेयर से के ऊपर बातें मुनासिब नहीं है। वो बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी ना, आपकी नजर से गुजरी होगी, तो एतजाज एहसन साहब जो कह रहे हैं, कोई राब्तों की बात कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी सदाकत है? ये इसका जवाब तो एतजाज एहसन साहब दे सकते हैं कि उनके पास उस बात का क्या सबूत है। चौधरी साहब पीपल्स पार्टी के बिल्कुल एक सीनियर लीडर हैं, लेकिन चौधरी साहब की सोच जो है वो मुस्लिम लीग के बारे में बड़ी वाज़ेह है, बड़ी पहले से क्लियर है, और पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई सोच जो है, लेकिन ना हो सकता है कल किसी इशू के ऊपर मेरा नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो, लेकिन क्या वो मेरी क़यादत का नुक्ता नजर है? क्या क्योंकि सर चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उनको ये रिजर्वेशन है, खदशात हैं कि जैसे माजी में हुआ, हो सकता है कि अब भी कोई हाथ ना हो जाए किसी के साथ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये इस कंसर्न का इजहार वो बार बार करते हैं हर फोरम के ऊपर। देखिए, मैं गुजारिश क्या कर रहा हूँ कि चौधरी साहब को अपनी राय रखने का हक है ना, इस तरह बाकी जमातों के मेंबरान को इंडिविजुअली अपनी राय रखने का हक है। वो किसी के बारे में बदगुमानी करें, किसी के बारे में खुशगुमानी करें, सबको अपना अपना हक है। लेकिन जब जमात किसी जगह बैठ के पार्टी फैसला करेगी तो किसी इंडिविजुअल की राय उस वक्त वहां सस्टेन नहीं करेगी। पार्टी का जो कलेक्टिव फैसला होगा वो मैटर करेगा। लीडरशिप क्या कह रही है, हमारी कलेक्टिव लीडर विजडम क्या कह रही है। अरे साहब, एक कॉमनर भी जानना चाहता है, और यकीनन जो सियासी पंडित है वो तो देख ही रहे होते हैं मामला, कि इसकी टाइमलाइन क्या है, ये कब तक चलेगा, इन बयानात के अंदर, इन कार्रवाइयों के अंदर फाल तक कब तक इंटेंसिटी आएगी, और कब तक जो है कोई कंक्लूसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको ये मामला, ये तहरीक जो है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक? मेरा ख्याल है आम आदमी को भी, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो साहिब राय हैं, उनको भी, आपको भी, सबको हमारा एलामिया पढ़ना चाहिए एपीसी का। उस एलामिया में टाइमलाइन दर्ज है। और वो क्या है सर, कॉमनर के लिए, व्यूअर के लिए भी बता दीजिए, वो क्या है, आपको क्या लग रहा है? जैसे मरियम बीबी कह रही है कि दिसंबर से पहले, जनवरी से पहले मामला जो है वो हो जाएंगे और ऑपोजिशन के हाथ में दिखाई देंगे, ऐसे ही होगा? गुजारिश ये है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, सारी दुनिया को इल्म है
हमने उसके टाइमलाइन दी हुई है दिसंबर तक, और इंशाल्लाह जनवरी में हमने कहा था कि हम मार्च करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि लेडी हेल्थ वर्कर्स और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात बार बार नाकाम क्यों हो रहे हैं और अभी हालिया क्या सूरत हाल है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज भी जारी है। पुलिस ने धरने की तरफ जाने वाले तमाम तर रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारों से सील कर दिए हैं। पुलिस ने मजीद लेडी हेल्थ वर्कर की तरफ आने से रोकने की कोशिश की तो हेल्थ वर्कर्स इश्ताल में आ गई और उनकी और पुलिस के साथ एक झड़प भी हुई और हेल्थ वर्कर्स ने पुलिस की सेफ्टी किट्स को खींचकर फेंक दिया। इस दौरान धक्का लगने से एक वर्कर जख्मी भी हुई। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए पुलिस पर डी चौक जाने से रोकने का इल्जाम भी धरा है। अब एक तरफ ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन सियासी बयानबाजियां जारी हैं, दूसरी तरफ लेडी हेल्थ वर्कर्स कौम की बेटियां अब तकरीबन 7वें रोज में दाखिल हो गया ये धरना, ये वहां पर बैठी हुई हैं। मुज़ाकरात नाकाम क्यों हो रहे हैं, डेडलॉक कहां पर मौजूद है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त लेडी हेल्थ वर्कर्स की नुमाइंदा कौसर शाहीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, धरने से में ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आपके इस धरने को अब तकरीबन 7 रोज हो गए हैं आपको इस्लामाबाद में आए हुए। लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर पाकिस्तान भर से मौजूद हैं, क्या वजह है कि अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए हैं? डेडलॉक कहाँ है आपके और हुकूमती नुमाइंदों के माबैन? सर बात यह है कि 7 दिन तो आप यहाँ पे हमारे धरना देने को काउंट कर रहे हैं ना। बेसिकली तो हमें घरों से रवाना हुए आज 9वां दिन हो गया, ठीक है, लेकिन जो हमारे मुतालबात हैं अभी तक उसकी तरफ हुकूमत हमें सीरियस नहीं नज़र आ रही, कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो है हमारे 7 दिन हो गए हैं जब हमें घरों से रवाना हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम घर छोड़ पे आए हैं। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन तो बहुत अरसा हुआ है, ये लोग कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। उस हवाले से ये लोग हमें संजीदगी नहीं दिखा पा रहे, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते हम यहीं पे इसी तरह ही मौजूद रहेंगे, चाहे हमें जितना मर्जी टाइम लग जाए। आपके और हुकूमती वफ्द के माबैन मुज़ाकरात के तकरीबन 10 अदवार हो चुके हैं, 10 दौर गुजर चुके हैं और अभी 11वीं बार भी शायद आपके साथ कुछ लोग बैठे हैं। क्या अभी तक कुछ ऐसे मुतालबात हैं जो मंजूर किए गए हैं? कितने मुतालबात हैं जो मंजूर हो गए, कितने जो है उनकी मंजूरी अभी बाकी है जिसके बाद आप यहाँ से चले जाएंगे? सर 10 नुकाती हमारा एजेंडा था, लेकिन जिसमें मेन हमारा है कि हमारे सर्विस स्ट्रक्चर जो मंजूर तो इन्होंने कर दिया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, अमल दरामद नहीं हुआ। तो जब तक वो अमल दरामद नहीं होता हमें वो मराहत नहीं दी जाती, पेंशन नहीं मिलती। हमारी साबका सर्विस को काउंट करके हमारा कोई पेंशन और रिटायरमेंट और हमारे जो रिटायर लोग हो गए हैं उनको कुछ नहीं मिला, वो खाली हाथ घरों में बैठ गए हैं। जो हम हैं, जैसे मेरा 3 साल बाद मेरी सर्विस का दौरानिया पूरा हो जाए, हम क्या करेंगे? हमने 26 साल इस महकमे को दिए, इस कौम के बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए दिए, तो हमने क्या पाया? खोया ही खोया है। तो हम घरों में बैठे कौम के बच्चों के लिए बहुत कुछ करें और हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात और हमारी बात मानने के लिए सीरियस ना हो, ये तो सरासर ज़्यादती है। 10 तो क्या, इस तरह के चाहे सैकड़ों हज़ारा भी मुज़ाकरात बार बार करें, ये सब फेक है, टोपी ड्रामा है। बिल्कुल ठीक है, अगर सीरियस हैं हमारे साथ संजीदा हैं मामला। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में कितना इजाफा हुआ है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस के खौफ से बाहर निकल रहा है। मुल्क में रफ्ता रफ्ता तिजारती सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट्स तक रसाई में भी इजाफा हो रहा है। तवक्को ये की जा रही थी कि आइंदा चंद माह में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी, लेकिन इस वक्त मुल्क को एक बड़े बहरान का सामना है। वो बहरान कर्जों का कोहे हिमालया है। कर्ज है कि बढ़ते चले जा रहे हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 30 जून 2019 को बैरूनी कर्जों का वॉल्यूम 106 अरब डॉलर था, जो 30 जून 2020 तक 113 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे एक साल के दौरान बैरूनी कर्जों में 7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। मरकजी बैंक के मुताबिक सितंबर 2018 को बैरूनी कर्जे 96 अरब डॉलर थे और मौजूदा हुकूमत ने 17 अरब डॉलर का नया गैर मुल्की कर्ज लिया है। स्टेट बैंक का बताना है कि मौजूदा हुकूमत ने IMF से 1 अरब 7 करोड़ डॉलर, कमर्शियल बैंक से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर और मुख्तलिफ ममालिक से 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्जों में इजाफा हुकूमत की जानिब से गैर ज़रूरी अखराजात हैं और इन अखराजात को पूरा करने के लिए वफाक एक तरफ सूबों के हिस्से से गैर कानूनी कटौती करता रहता है,
तो दूसरी जानिब बेतहाशा कर्जे लेकर मुल्क की मईशत को तबाह करने का बायस बना हुआ है। माहिरीन के मुताबिक तिजारती खसारा यानी जो ट्रेड डेफिसिट है और बैरूनी सरमायाकारी है, उस पर कमी के बायस हुकूमत को कर्जों की अदायगियों की खातिर मजीद कर्जों का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी एक कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। इसी तरह वफाक अपनी जरूरत से ज्यादा महकमे बनाकर गैर जरूरी अखराजात बढ़ाने का मर्तकब भी हुआ है। अब इन महकमों को चलाने के लिए भारी कर्जे लेता है, जिसके बायस मुल्क पर मुसलसल माशी बोझ बढ़ते ही चला जा रहा है। मेरे रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त आपकी और आपकी माशी टीम के कांधों पर एक बारे गिरा है, क्योंकि इस वक्त हुसूल पाकिस्तान के मुकाबले में इस मुल्क की तामीर पर कहीं ज्यादा कोशिशें सर्फ करनी चाहिए। इस वक्त क़याम पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की जरूरत है, इसके लिए कुर्बानियां भी देनी है। मेरे रियासत आप ही कहा करते थे कि कर्ज किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी सल्ब करने के मुतरादिफ है। अब जरूरत इस अमर की है कि मुल्क की मईशत से कर्जों के बोझ को कम किया जाए और मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन किया जाए, जो वक्त की अहम जरूरत है। ये तो था आज का दस्तक। खातोगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।